गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12 फरवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें के करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत भारत में किस वर्ष किया गया था। तो देखिए, टीकाकरण कार्यक्रम की जो शुरुआत भारत में हुई थी वो चरणबद्ध तरीके से हुई थी। तो जिसमें देखा जाए जो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत भारत में हुई थी वो हुई थी 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और ये देखा जाए तो विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ ह्यूमनाइजेशन के रूप में जो है ये भारत में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। आगे चलकर यही टीकाकरण कार्यक्रम 1985 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में क्या हुआ था, परिवर्तित हो गया था। और ध्यान रखिएगा, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो है विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक था। उद्देश्य क्या था इस कार्यक्रम का कि देश के जो सभी जिले हैं उन सभी जिलों को 90% तक पूर्ण प्रतिरक्षण प्रदान करना जो था इस सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य था। ठीक है, तो ये था आपका सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जितनी भी परियोजनाएं योजनाएं हो गई सरकार के द्वारा चलाए गए कुछ जो कार्यक्रम होते हैं उनका जो है सीक्वेंस एग्जाम में पूछ देता है कि कुछ दो चार जो है कार्यक्रमों के नाम दे देगा और आपसे बोल देगा कि इनको जो है क्रमबद्ध तरीके से लगाए कि पहले कौन सी योजना शुरू की गई, पहले कौन सा कार्यक्रम, जिस कारण से आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर चर्चा में ये था। अब हम आते हैं अपने आज के सेशन पे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस टनल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबे राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? अटल टनल, चेनानी नासरीन टनल, बनिहाल टनल या फिर सेला टनल? करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, अटल टनल को देखा जाए तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा जो है मान्यता दी गई, किस कारण से कि ये इतने हजार यानी कि 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर ये स्थित सबसे लंबे राजमार्ग सुरंग है। तो यहाँ पे अटल टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबे राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दिया गया है। इस सुरंग का निर्माण देखिए दोस्तों सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया था। और इस जो सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक है, नाम भी ध्यान रखिएगा, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली इस उत्कृष्ट इंजीनियरिंग के निर्माण में सीमा सड़क संगठन की शानदार उपलब्धि के लिए इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। ठीक है, अगर हम इस टनल की बात करें अटल टनल की, तो ये देखा जाए मनाली को किससे जोड़ी, लेह से जोड़ती है। और ये कितनी किलोमीटर लंबी सुरंग है तो 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग है। और ये मनाली को जो है पूरे साल, ठीक है, लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि 12 के 12 महीनों, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे बर्फबारी पड़े, चाहे ओले पड़े, ये सुरंग जो है मनाली को पूरे साल लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने में सक्षम है। ठीक है, तो ये कुछ आपका महत्वपूर्ण देखिए टनल्स हैं, इनके टनल देख लीजिए, लोकेशन देखिए। हमने कुछ दिन पहले सेला टनल के भी बारे में आपसे बात किया था कि सेला टनल में जो आखिरी विस्फोट हुआ था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेला टनल जो है वो किस राज्य में स्थित है। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने चर्चा किया था। देखिए टनल हमको लगता है इस बार एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, लगातार इधर हम लोगों ने चर्चा किया है। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, और हमारा दूसरा प्रश्न है कि 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? केन्या, इथोपिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर सूडान? करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, तो ये 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, इथोपिया में हुआ है। और इथोपिया की जो राजधानी है आदिस अबाबा में इस 35वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन की जो है आयोजित किया गया था, आयोजन हुआ था। इस शिखर सम्मेलन में देखा जाए जो प्राथमिक जो मुद्दा था वो क्या था, सर्वोच्च प्राथमिक मुद्दा था वो सुरक्षा और महामारी जो था, महामारी को सर्वोच्च प्राथमिकता इसके तहत दी गई थी। और इस अवसर पे देखा जाए जो अफ्रीकी संघ के जो सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों ने कई जो अफ्रीकी देशों में कोविड टीकों की अनुपलब्धता है उसके बारे में जो है चर्चा किया है। और अगर हम इस शिखर सम्मेलन की थीम की बात करें तो देखिए थीम क्या था, अफ्रीकी महाद्वीप पर पोषण और खाद्य सुरक्षा में लचीलापन को मजबूत करना, मानव आर्थिक और सामाजिक पूंजी विकास में तेजी लाने के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों
स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना। तो ये था इस शिखर सम्मेलन का जो थीम था। और इसी के तहत देखा जाए कि अभी देखा जाए तो हाल में अफ्रीकी संघ में देखा जाए तो काफ़ी विद्रोह और तख्ता पलट के कारण जो है संस्थागत विफलताओं का भी सामना कर रहा है। दोस्तों हम लोगों ने इधर बीच कई देशों में पढ़ा कि अफ्रीका के कई देशों में जो है तख्ता पलट हुआ है, सैन्य तख्ता पलट हुआ है। तो इस पे भी जो है ये संघ ने, अफ्रीकी संघ ने इस पे भी चर्चा किया है। इसी दौरान देखा जाए जो 6 हालिया जो सैन्य तख्ता पलट हुआ था उस पर चर्चा की गई थी। इस शिखर सम्मेलन में जो है घोषणा की गई कि अफ्रीकी जो है 11% अफ्रीकियों को पूरी तरीके से जो है वो टीका लगाया जा चुका है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि कहाँ पे हुआ है, 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है इथोपिया में। तो दोस्तों आइए थोड़ा इथोपिया की लोकेशन देख लेते हैं जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सामने आपके खुला अफ्रीका का मैप। अफ्रीका में जो आप पूर्व की तरफ देखेंगे, अब जो पूर्वी अफ्रीका है जिसमें कि एक क्षेत्र है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित जो है ये देश है, कौन सा, ये स्थलरुद्ध देश है इथोपिया। इथोपिया जिसकी राजधानी दोस्तों क्या है, आदिस अबाबा जो है वो इसकी राजधानी है, जहाँ पे आप ये देख रहे हैं इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। और इसकी जो करेंसी है वो है बिर, इसकी करेंसी बिर है। और ये देखिए पूरी तरीके से लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, लैंडलॉक कंट्री में देखा जाए तो यहाँ पे इसके उत्तर में जो है इरिट्रिया है, इसके देखा जाए उत्तर पश्चिम में तो सूडान है, फिर साउथ सूडान है, और फिर इधर देखा जाए तो केनिया से ये अपनी सीमा को जो है साझा कर रहा है, और यहाँ देखा जाए तो सोमालिया से, और फिर जिबूती से जो है ये अपनी सीमा को साझा कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने के लिए ये है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेक तुर्काना। ठीक है, लेक तुर्काना जो कि देखेंगे केनिया, और इसका जो सबसे उत्तर जो है बिंदु है वो किससे टच कर रही है सीमा को, इथोपिया की सीमा से टच कर रही है। तो लेक तुर्काना जिसे हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं रुडोल्फ झील के भी नाम से जो है, इस तुर्काना झील को रुडोल्फ झील के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी चौथी खारे पानी की झील, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील दोस्तों कौन है, कैस्पियन सागर। ठीक है, सागर है चूंकि वो झील है लेकिन उसको सागर कहते हैं। तो कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और लेक तुर्काना जो कि बॉर्डर पे स्थित है इथोपिया और केनिया में पूरी तरीके से विस्तारित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक तुर्काना राष्ट्रीय उद्यान भी है, केनिया में है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकेशन वाइज। और बाकी अगर हम बात करें दोस्तों कि जब हम लोगों ने बात किया कि ये खारे पानी की झील है, तो दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए कि आंसर करिए कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। प्रश्न भी इस बार आपसे प्रश्न में आया था। ठीक है, इथोपिया जिसके अगर राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों तो इनके राष्ट्रपति जो हैं वो सहल वर्क हैं, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है अबी अहमद। ठीक है, तो ये कुछ आपसे ध्यान रखिएगा। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये जो है देश है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देखा जाए तो इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया, ये 4 देश जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका से संबंधित है। और यहाँ देखिए रेड सागर है, लाल सागर है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ अडन है। और यहाँ पे दोस्तों एक स्ट्रेट है जिसके बारे में आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट जलसंधि है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा साउथ कोल ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, यूराल, आल्प्स, रॉकी, माउंट एवरेस्ट। तो ये करेक्ट आंसर इज डी है। देखा जाए यहाँ जो माउंट एवरेस्ट पर ये स्थित है साउथ कोल ग्लेशियर, और ये चर्चा में था। तो आइए देखते हैं क्यों ये चर्चा में था। तो जो अभी हाल ही वैज्ञानिकों ने पाया जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट पर जो सबसे ऊंचा ग्लेशियर है वो तेजी से पिघल रहा है, और इस ग्लेशियर जो है कौन सा है, यह है साउथ कोल ग्लेशियर। तो साउथ कोल ग्लेशियर जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर स्थित सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। और अभी हाल फिलहाल में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से माना जा रहा है कि ये जो है ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है, जो कि पिछले वर्षों में यह ग्लेशियर जो है 54 मीटर जो है ऊंचाई जो है अपनी मोटाई खो दिया है। ठीक है, यहाँ जो है साउथ कोल ग्लेशियर की बात करें दोस्तों तो ये कितने जो है 7,906 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। और इस ग्लेशियर के पिघलने को प्रेरित करने वाले जो प्रमुख कारण जो है देखा जाए तो जलवायु कारक, तेज हवाएं और गर्म तापमान जो है ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं इस ग्लेशियर को पिघलाने में। ठीक है, तो जो कि माउंट एवरेस्ट की दोस्तों बात करें तो आप मुझे बताइए कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, नेपाल और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा वित्त पोषित एटलस 24 घंटे यानी 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम है, CNS, इसरो, नासा, जाक्सा। करेक्ट आंसर इज अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा ये जो है
एटलस जो है वो पूरी तरीके से वित्त पोषित है। आइए इसके बारे में देख लें। तो जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा वित्त पोषित एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट कॉस्ट अल्टर सिस्टम, देखिए एटलस का फुल फॉर्म आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और यह जो है पहला सर्वेक्षण बन गया है जो हर 24 घंटे में पृथ्वी के निकट की वस्तु जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है के लिए पूरे अंधेरे आकाश की खोज करने में सक्षम है, जो पृथ्वी पर भविष्य के प्रभावों का खतरा पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो पृथ्वी के जो आसपास जो मौजूद है, जो आने वाले दिनों में हो सकता है पृथ्वी के लिए वो खतरा जो है पैदा कर सकते हैं, उन चीज़ों को ये स्कैन करने में जो देखा जाए एटलस जो है वो सक्षम है। और इसको देखा जाए वित्त पोषित किया जा रहा है किसके द्वारा? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा। ठीक है, एटलस जो है ये अत्याधुनिक क्षुद्र ग्रह पहचान प्रणाली है। यह नासा के प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस के लिए हवाई विश्वविद्यालय खगोल संस्थान द्वारा संचालित है। ठीक है, तो मेन ध्यान रखिएगा, एटलस का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा वित्त पोषित किया गया है, ये नासा के द्वारा। ये जो है ध्यान रखिएगा, इसका कार्य क्या है कि जितने भी जो है आसपास के क्षेत्रों में जो पृथ्वी के आसपास जो है जो क्षुद्र ग्रह हैं जो हो सकता है भविष्य में जो है पृथ्वी के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, ये अंधेरे आंखें मतलब 24 घंटे उनका क्या है सर्वेक्षण करने में ये जो है सक्षम है। आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना किस राज्य में होगी? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। करेक्ट आंसर इज ए है, मध्य प्रदेश में जो है इसकी स्थापना किया जाएगा, बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना किया जाएगा, और ये भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का है। तो भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की जाएगी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जो है इसकी स्थापना किया जाएगा। इस संयंत्र की क्षमता की बात करें कि कितना हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, तो ये संयंत्र देखा जाए तो हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का ये जो है उत्पादन करेगा। संयंत्र को देखा जाए तो 24 करोड़ निवेश के साथ बाटोमो एनर्जी लिमिटेड और डीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम द्वारा जो है वो लगाया जा रहा है। कंपनी के पास देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे थर्मली त्वरित एनारोबिक पहचान रिएक्टर की तकनीकी है। ध्यान रखिएगा, ये तकनीकी क्या है जो बायोमास से हाइड्रोजन, मीथेन और बायोचार का उत्पादन कर सकती है। तो ये तकनीकी जो है कौन सी तकनीकी? थर्मली त्वरित एनारोबिक पाचन रिएक्टर। ये जो तकनीकी है ये देखा जाए बायोमास से हाइड्रोजन को, मीथेन को और बायोचार का उत्पादन करने में ये तकनीक सक्षम है। ठीक है, तो भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में किया जा रहा है? खंडवा जिले में जो है इसकी स्थापना की जा रही है। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों की निम्नलिखित में से किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया है? ठीक है, मतलब थोड़ा सा ब्रेक ले लो, फीचर जो है लॉन्च किया गया है मेटा के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, ट्विटर के द्वारा या फिर टेलीग्राम के द्वारा। करेक्ट आंसर इज बी है। ठीक है, ब्रेक जरूरी है, टेक अ ब्रेक जो है फीचर लॉन्च किया गया है इंस्टाग्राम के द्वारा। तो यहाँ पे देखा जाए ये मेटा के स्वामित्व वाली कंपनी है इंस्टाग्राम, और इससे देखा जाए सिक्योर इंटरनेट डे जिसको कब मनाया गया दोस्तों? 8 फरवरी को। तो सिक्योर इंटरनेट डे से पहले जो है भारत में टेक अ ब्रेक फीचर को शुरू किया है। ठीक है, किसने किया है? इंस्टाग्राम ने किया है। इस फीचर को देखा जाए तो भारत में वी द यंग और ब्रेक जरूरी है के साथ साझेदारी में एक अभियान के माध्यम से जो है बढ़ावा दिया गया है। इस फीचर को इसके पहले देखा जाए, सबसे पहले जो इस फीचर्स को जो उपलब्ध कराया गया था अमेरिका में, यूके में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया के यूजर को लिए जो है ये फीचर्स उपलब्ध कराया गया था। और इस फीचर का देखिए दोस्तों उद्देश्य क्या है? इस फीचर की मदद से यूजर्स जो है इंस्टाग्राम से ब्रेक लेने के लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। यानी कि टेक अ ब्रेक जो है ये एक ऐसी सुविधा देगा लोगों को, ये एक ऐसी सुविधा है जो लोगों को तब दिखाई देगा जैसे कोई इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है तो ये इंस्टाग्राम जो है तब इस पर जो है टेक अ ब्रेक जो फीचर तब दिखाई देगा कि एक मान लीजिए निश्चित समय आपने क्या किया, एक रिमाइंडर सेट किया है कि बस मुझे इतने ही घंटे या इतने ही मिनट के लिए इंस्टाग्राम यूज़ करना है। तो इस निश्चित समय से ज़्यादा अगर आपने जो है इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर लिया तो ये आपको भाई शो होगा कि अब बस करो, बहुत ज़्यादा मतलब आपने अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर लिया है, अब थोड़ा सा टेक अ ब्रेक ले लो। ठीक है, तो वो उन्हें इंस्टाग्राम से ब्रेक लेने के लिए ये जो है फीचर कहेगा। ये और सुझाव भी दिया गया है कि भविष्य में और ब्रेक लेने के लिए अपने रिमाइंडर जो है सेट को लगाते रहो। ठीक है, अगर हम इंस्टाग्राम की दोस्तों बात कर रहे
है तो इंस्टाग्राम को लॉन्च किया गया था 6 अक्टूबर 2010 को लॉन्च किया गया था। ऑनर कौन है इंस्टाग्राम का? वो है मेटा है, जो कि फेसबुक का नया नाम है। और इंस्टाग्राम के जो फाउंडर है वो है केविन सिस्ट्रॉम, जो है वो इंस्टाग्राम के जो है वो फाउंडर हैं। ठीक है, ये था आपका कुछ संबंधित इंस्टाग्राम से। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में किस देश के द्वारा खैबर बस्टर नामक लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार कर लीजिएगा। पाकिस्तान, इराक, ईरान, अफगानिस्तान। करेक्ट आंसर है सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न अपने आप में। ठीक है, खैबर बस्टर जो है ये लंबी दूरी की मिसाइल है। लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है ईरान के द्वारा। तो हाल ही में देखा जाए ईरान ने लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक जो है वो परीक्षण किया है। और इस मिसाइल का नाम क्या है दोस्तों? खैबर बस्टर रखा गया है। इसकी क्षमता कितनी है? 1450 यानी कि 1450 किलोमीटर की मारक क्षमता है इस मिसाइल की, खैबर बस्टर की, जिसका जो है परीक्षण किया गया है ईरान के द्वारा। और ये लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल है। ठीक है, इसी के तहत देखा जाए ये जो है घरेलू स्तर पर ठोस ईंधन के उपयोग से निर्मित यह मिसाइल उच्च सटीकता के साथ जो है सटीकता के साथ रक्षा प्रणाली शील्ड सिस्टम को भी मात देने में ये सक्षम है। और इस मिसाइल के जरिए जो है ईरान अपनी पहुंच का विस्तार करते हुए इस इलाके में, ये जो आप देखेंगे जो पश्चिमी एशिया वाले इलाके हो गए, अफ्रीका वाले जो कुछ क्षेत्रों हो गए, ठीक है, तो इस इलाके में जो अमेरिका के जो सैनिक हैं, तो अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाने के साथ साथ इजराइल तक जो है अपनी मारक क्षमता का विस्तार कर लिया है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? खैबर बस्टर, नाम ध्यान रखिएगा। अब ईरान की दोस्तों बात करें तो ये है आपके सामने ईरान का मैप। ईरान जो कि पश्चिमी एशिया का एक देश है और इसकी राजधानी देखिए क्या है? तेहरान है। ईरान की अगर हम सीमा की बात करें दोस्तों, उसके पहले हम देख लेते हैं ईरान के जो है करेंसी भी देख लेते हैं। यहाँ पे ईरान की करेंसी जो है ईरानियन रियाल है। ठीक है, हसन रूहानी जो है वो यहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों तो ईरान की, तो ईरान का देखिए यहाँ पे आपके सामने मैप खुला है और यहाँ पे देखिए उत्तर में हमें कौन सा देश दिख रहा है? यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से अपनी सीमा को साझा कर रहा है। और देखा जाए तो यहाँ पे इराक हो गया, टर्की हो गया, और देखा जाए तो अर्मीनिया और अजरबैजान से ये अपनी सीमा को साझा करता है। समुद्री सीमा की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे कैस्पियन सागर से अपनी सीमा को साझा कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो पर्शियन गल्फ है और यहाँ पे ओमान है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बाकी और भी देश है उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रेट गया हुआ है, इसके भी बारे में आप मुझे बताएंगे, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें मैं बताई हूँ, खुद से याद करने की दोस्तों कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ईरान की लोकेशन ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए कैस्पियन सागर के बारे में हम लोगों ने 2 बार बातें कर ली हैं। आप मुझे बताइए कि कैस्पियन सागर को जो है कौन कौन से देश जो है अपनी सीमा को साझा करते हैं, कौन कौन से देश जो है कैस्पियन सागर से लगे हुए हैं? ये प्रश्न कई बार एक तरीके से आयोग का फेवरेट ये प्रश्न है, बार बार पूछता है। कैस्पियन सागर से लगे हुए देशों के नाम बताइए, जिसमें से एक क्या हमें 2 दिख रहे हैं। यहाँ पे अजरबैजान जो है और यहाँ पे ईरान है और यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है। बाकी कौन से देश हैं उनके नाम मुझे बताइए। ठीक है, मेरा प्रश्न दोस्तों एक आपसे ये है कि भारत में जो है ईरान में एक परियोजना चलाई जा रही है बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह के विकास की परियोजना, जो भारत को जो है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया पर जो है समुद्र पर आधारित रास्ता मुहैया कराएगा। वो परियोजना, उस परियोजना का नाम बताइए, उस पोर्ट का नाम बताइए जिसको भारत के द्वारा जो है ईरान में विकसित किया जा रहा है। अभी बीच में भी काफ़ी ज़्यादा वो चर्चा में भी था। ठीक है, ये था हमारा ईरान से संबंधित। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे कि विद्युत मंत्रालय ने किस योजना के तहत पावरथॉन 2022 हैकाथॉन प्रतियोगिता शुरू की है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, एकीकृत विद्युत विकास योजना, या फिर पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र परियोजना? करेक्ट आंसर इज डी है, पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र परियोजना जो है, इस परियोजना के तहत पावरथॉन 2022 हैकाथॉन प्रतियोगिता की शुरुआत किया गया है। तो केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना, ठीक है, इसके तहत जो है हैकाथॉन प्रतियोगिता पावरथॉन 2022 का शुभारंभ किया गया है। इस प्रतियोगिता का दोस्तों उद्देश्य देखिए क्या है कि विद्युत वितरण में जो भी कुछ जटिल समस्याएं आती हैं, ठीक है, जो आपको इलेक्ट्रिक जो है विद्युत वितरण में जो कुछ भी समस्या आती है उन समस्याओं को हल करना और उसी के साथ साथ गुणवत्ता और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए
प्रौद्योगिकी संचालित समाधान खोजना इसका उद्देश्य है। यह देखा जाए तो गुणवत्ता और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। और पावरथॉन 2022 के लॉन्च की घोषणा जो है REC लिमिटेड ने साइन और IIT बॉम्बे के सहयोग से की है। ठीक है, इस परियोजना का पुनरुद्धार वितरण क्षेत्र परियोजना के तहत जो है पावरथॉन 2022 हैकेथॉन प्रतियोगिता जो है वो शुरू की गई है। ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे कि हाल ही में घोषित पर्वतमाला कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति, पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना, रोपवे के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करना, सामान्य गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराना। करेक्ट आंसर इस सी है, रोपवे के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करना जो है वो पर्वतमाला कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो इस वर्ष का जो केंद्रीय बजट था, तो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जो वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में जो है पहाड़ी क्षेत्रों में संपर्क सुविधा में सुधार हेतु सरकारी और निजी भागीदारी, ठीक है, जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों के ही जो है भागीदारी के आधार पे राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना की घोषणा की गई है। तो इस बार के बजट में जो है पर्वतमाला परियोजना की घोषणा किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, मतलब पब्लिक सेक्टर्स और साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर, इन सब की भागीदारी के तहत जो है जो पहाड़ी क्षेत्र है उन पहाड़ी क्षेत्रों में संपर्क सुविधा को सुधारना, इसका उद्देश्य है पर्वतमाला परियोजना का। इस परियोजना के तहत देखा जाए दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के स्थान पर एक पसंदीदा पारिस्थितिकी रूप से अस्थायी विकल्प होगा। तो जो पारंपरिक सड़कें होती जैसे कच्ची सड़कें हो गई, उनकी जगह एक जो है अच्छी और अस्थायी जो है सड़कों का निर्माण किया जाएगा, ताकि जो है ये जो दुर्गम क्षेत्र हैं वो जो है मुख्य जो है क्षेत्रों से क्या हो, कनेक्ट हो सकें। और इसमें जो है इस परियोजना का उद्देश्य है जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा यात्रियों के लिए संपर्क और सुविधा में सुधार करना। ठीक है, तो इसमें देखा जाए परियोजना जो है वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और अन्य जो है पूर्वोत्तर राज्यों जैसे क्षेत्रों में शुरू की जा रही है। तो जितने भी पहाड़ी क्षेत्रों में जो है इस परियोजना को शुरू किया जा रहा है, सड़कों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, ताकि जिससे कि ना सिर्फ कनेक्टिविटी जो है सुनिश्चित हो सके बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सके, इस परियोजना का उद्देश्य है। ठीक है, इसी तरह की परियोजना देखेंगे भारतमाला परियोजना भी चली थी। ठीक है, तो ये सब जो है बड़ी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं दोस्तों, खासकर जब आप मेंस लिखते हो, जब आप पीटी क्वालिफाई करके जब मेंस में जाओगे, तो ये सब जो परियोजनाएं हैं ये जब आप अपने आंसर में मेंशन करोगे कि किस तरीके से सरकार जो है यहाँ क्षेत्र के विकास के लिए किस तरह की कनेक्टिविटी को जो है सुनिश्चित किए, तो ये सब परियोजनाओं को नाम लिखेंगे तो बड़ा ही प्रभावशाली जो है प्रश्न के उत्तर आपके बनते हैं। तो इन सब परियोजनाओं को याद रखिए। चूंकि इस परियोजना के तहत जो नोडल मंत्रालय है वो कौन सा है दोस्तों, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पास जो है इस क्षेत्र में रोपवे, वैकल्पिक गतिशीलता साधन प्रौद्योगिकी के साथ साथ निर्माण अनुसंधान नीति के विकास की जिम्मेदारी होगी। तो नोडल मंत्रालय कौन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, किस परियोजना के लिए, तो पर्वतमाला परियोजना के लिए। अगला और हमारा लास्ट प्रश्न है कि वन ओशन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? जर्मनी, फ्रांस, भारत, अमेरिका। करेक्ट आंसर इज बी है, फ्रांस में किया गया है वन ओशन शिखर सम्मेलन का आयोजन। तो फ्रांस के ब्रेस्ट में संयुक्त राष्ट्र और विश्व जो है बैंक के सहयोग से, तो यहाँ पे देखा जाए फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के जो है सहयोग से 9 से 11 फरवरी के बीच में वन ओशन समिट का आयोजन किया गया है और फ्रांस के ब्रेस्ट में किया गया है। उद्देश्य क्या था कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को स्वस्थ और टिकाऊ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और समर्थन के लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन में देखा जाए दोस्तों तो जर्मनी, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान और कनाडा सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों द्वारा जो है इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इस शिखर सम्मेलन को जो है संबोधित किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 फरवरी को वीडियो संदेश के माध्यम से वन ओशन शिखर सम्मेलन की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया। ठीक है, तो फ्रांस में जो है आयोजन किया गया था वन ओशन शिखर सम्मेलन का, और किसके सहयोग से, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया था। तो फ्रांस देखिए आपके सामने यहाँ पे फ्रांस यूरोप का मैप खुला है जिसमें हम देख रहे हैं फ्रांस की दोस्तों राजधानी क्या है, ये पेरिस है, और इसका जो करेंसी क्या है वो है आपका, इसकी करेंसी यूरो है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है
इमैनुअल मैक्रो जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और अगर हम देखें, ये देखा जाए तो तीनों तरफ से देखेंगे दोस्तों तो ये जो है समुद्र से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी देखते हैं कि स्थलीय सीमा किन किन देशों से लगती है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर में तो बेल्जियम से, उत्तर पूर्व में देखा जाए तो लग्जमबर्ग से, फिर जर्मनी से, फिर स्विट्जरलैंड से और इटली से और स्पेन से जो है ये अपनी स्थलीय सीमा इन देशों से जो है साझा करता है। समुद्री सीमा की बात करें दोस्तों तो अटलांटिक से जो है पश्चिम की तरफ और पूर्व की तरफ जब आप जाएंगे तो भूमध्य सागर से, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी से ही अपनी सीमा को साझा करता है। यहाँ पे दोस्तों देखो इंग्लिश चैनल है, जो कि इंग्लिश चैनल फ्रांस और जो है यूनाइटेड किंगडम के बीच में, और यहाँ पे ना ड्रोवर है, ड्रोवर स्ट्रेट है, ठीक है, जो कि ये भी आपसे पूछा गया है कि ड्रोवर जल संधि जो है वो किन देशों के, तो फ्रांस और देखेंगे तो ये भी ब्रिटेन के बीच में है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार आया है, ठीक है। तो ये था हमारा संबंधित लोकेशन जो है फ्रांस से। तो ये था दोस्तों हमारा आज का 10 MCQ। अब हम आ जाते हैं अपने फैक्ट्स ऑफ द डे पे, जिसमें सबसे पहला फैक्ट है कि IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम का क्या नाम रखा है। तो गुजरात टाइटंस जो है वो IPL जो है अहमदाबाद IPL टीम का नया नाम है। वर्ष 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक में नए खेलों को शामिल किया गया है। और ये कौन कौन से नए खेल हैं, तो सर्फिंग है, क्लाइंबिंग है और स्केटबोर्डिंग जो है वो, इन 3 खेलों को जो है वर्ष 2028 में जो होने वाला है लॉस एंजलिस में, देखिए अभी 2024 में भी होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है पेरिस में होगा ओलंपिक। और 2028 में कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, 2024 वाला हो रहा है पेरिस में, 2028 में हो रहा है दोस्तों लॉस एंजलिस में जो है आयोजन किया जा रहा है। सर्फिंग जो है और क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग जो है इसको शामिल किया गया है, ठीक है। अगला है संजय अग्रवाल की जगह कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो मनोज आहूजा ने जो है संजय अग्रवाल की जगह लिया है, किसमें, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए सचिव जो है इनको नियुक्त किया गया है मनोज आहूजा को, ठीक है। कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, किसे, एस किशोर को जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में नामित किया गया, किसे, संजय मल्होत्रा को किया गया। विश्व दलहन दिवस मनाया गया है, कब मनाया गया, 10 फरवरी को मनाया गया। थीम क्या थी, युवाओं को अस्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन, ठीक है। तो विश्व दलहन दिवस मनाया गया है 10 फरवरी को। अगला है भारतीय डॉक्यूमेंट्री को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। नाम क्या है, राइटिंग विद फायर। निर्देशन और निर्माण किया गया था जो है रिंटू थॉमस और सुमित घोष के द्वारा। टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022 महाराष्ट्र में आयोजन हुआ था और इसमें पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है। तो राम कुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना ने जीता है, ठीक है। टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022 आयोजन का हुआ है महाराष्ट्र में। श्रीलंका के 30 गेंदबाज थे और इन्होंने जो है संन्यास लेने की घोषणा किया है। नाम क्या है, सुरंगा लकमल जो है वो इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा किया है। श्रीलंका क्रिकेट से संबंधित है, तेज गेंदबाज हैं। पुस्तक है जिसका नाम है ब्रूज्ड पासपोर्ट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स के लेखक कौन है, सावी और विद जो है इसके लेखक हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल पे आते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल में है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पार्थ मिश्र और अटल राय चयनित किए गए, किस खेल के लिए, रणजी ट्रॉफी खेल के लिए खेले जो है चयन किया गया है रणजी ट्रॉफी के लिए। प्राइड ऑफ द यंग पुरस्कार प्राप्त करने वाले एतिजा हसन किस जिले के निवासी हैं। तो सहारनपुर जिले के हैं, ध्यान रखिएगा। उनका नाम था प्राइड ऑफ द यंग हिंदुस्तान पुरस्कार प्राप्त किया है एतिजा हसन ने, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत की डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेटेड हुई है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो ये पूरी जो फिल्म बनी है डॉक्यूमेंट्री फिल्म चित्रकूट पे जो है, चित्रकूट पे आधारित ये फिल्म जो है आधारित है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट जिले के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चिन्हित उत्पाद कौन सा है दोस्तों, तो लकड़ी का खिलौना, ठीक है। टीबी रोग की रोकथाम के लिए फील्ड ऐप की सहायता से टीबी मरीज के खांसी की आवाज़ द्वारा परीक्षण किया जाए, कहाँ पे, ये किया जाएगा प्रयागराज में। तो ये था दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे में। ग्रैंड रनसा डैम किस देश से संबंधित है और इस डैम
और यह डैम किन देशों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है? तो ग्रैंड रेनेसा डैम के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था, तो ग्रैंड रेनेसा डैम के बारे में आप मुझे बताएं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स। दोस्तों वीडियो को शेयर करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो को शेयर करो, लाइक्स बढ़ाओ, कमेंट बढ़ाओ, ठीक है। ये मैं बार बार आपसे बोलती हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है, ठीक है। तो किसी को भी मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और आप लोग हैं मेरे लिए मोटिवेशन। तो आप लोग जब इस चीज़ को आप व्यू बढ़ाएंगे, लाइक्स बढ़ाएंगे, कमेंट बढ़ाएंगे, तो मेरा मोटिवेशन जो है वो बढ़ेगा काफ़ी। तो दोस्तों बाकी आपको जो डेली करंट अफेयर से संबंधित जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए कभी कभी 1-2 दिन लेट हो जाता है दोस्तों, तो कुछ ऐसे कारण होते हैं, तो 1-2 दिन जो है टेलीग्राम पे लिंक नहीं जा पाता है, तो थोड़ा सा पेशेंसली जो है थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। ग्रुप जो है आपको उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, किसी किसी दिन ऐसा इशू आ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं हुआ करें, क्योंकि फिर आपको जो है पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। बाकी सेक्शन जो है वो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जैसा कि मैं रोज़ बोलती हूँ, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं, ठीक है। सिर्फ आप लोग आपस में ही मतलब कुछ भी नहीं चाहते कि मैं थोड़ा मोटिवेट भी हूँ, ठीक है। बाकी चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।